Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Debojit, and today we will start a brand new chapter of your class 10 social science history का थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड द पीजेंट रिवोल्ट इन असम। देखो नाम से ही क्लियर है, एंटी ब्रिटिश दैट मीन्स कुछ तो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, ठीक है। राइजिंग दैट मीन्स लोग, जो लोकल लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ क्यों आवाज़ उठाए थे, क्यों रिवॉल्ट किया था, ठीक है। तो पहला यह जो टर्म है उसका मीनिंग यही है कि असम के जो लोकल लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाया था, ब्रिटिश के सिस्टम में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से लोगों को आवाज़ उठाना पड़ा, ठीक है। एंड द पीजेंट रिवोल्ट इन असम एंड द पीजेंट सेक्शन, पीजेंट्स मीन फार्मर, और फार्मर लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम इस दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग इन असम, ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने आवाज़ क्यों उठाया था। सबसे पहले बाय द 30s एंड द 40s ऑफ द 19th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज ए पावरफुल रूलर इन इंडिया। आपको तो ये पता है, बाय द 30s एंड 40s ऑफ 19th सेंचुरी दैट मीन्स अराउंड 1830 से लेकर 1849 के बीच में, ठीक है। तो तब तक क्या होता था, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे वो इंडिया पे एक पावरफुल रूलर की तरह स्टैब्लिश्ड हुए थे और इंडिया को रूल करते थे, ठीक है। इन असम ऑल्सो दे क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बेस एंड सक्सेसफुली थ्रॉटेड ऑल द पॉसिबल अपराइजिंग ऑफ द लोकल पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और असम में भी इसी के टाइम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया था, ठीक है। और जितना भी लोकल लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, ब्रिटिश का ऐसा कोई भी पॉलिसी था जिसको लोकल लोगों के बीच में पसंद नहीं था तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। लेकिन ब्रिटिश ने क्या करते थे, ये जो छोटा मोटा अपराइजिंग या फिर रिवोल्ट आप कह सकते हो, इसको दबा देते थे उस टाइम पे, ठीक है। अब देखो, ये जो अपराइजिंग हुआ था लोगों के बीच में, इसके कारण क्या था, कौन सी वजह से लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ जो आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब। देखो, in Assam, in the administrative system prior to that of the British, revenue was not collected through cash, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना आप कि असम के सिस्टम में जो रेवेन्यू लेता था, रेवेन्यू दैट मीन्स कोई भी टाइप का टैक्स हो सकता है आपसे, जो उस टाइम के राजा महाराजा के लोग थे, लोकल पीपल से वो उठाते थे, जिस टाइप का वो टैक्स लेते थे, ठीक है। तो ये टैक्स कैश के थ्रू पेमेंट नहीं होता था उस टाइम में, ब्रिटिश आने से पहले, ठीक है। तो ब्रिटिश आने से पहले क्या होता था, ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे असम के जो किंग थे उस टाइम के लोगों से, तो वो कैश के थ्रू नहीं होता था, वो होता था एक सिस्टम के थ्रू जिसका नाम था पाइक सिस्टम, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा ये पाइक सिस्टम। एक्चुअली पाइक सिस्टम में क्या होता था, जितना भी एडल्ट मेल लोग थे वो जो उस टाइम के राजा थे या फिर उस टाइम के जो एलाइट क्लास थे, उनके वहाँ पे एक कंपलसरी सर्विस करना पड़ता था, एक कंपलसरी काम करना पड़ता था, ठीक है। जैसे मान लो एक ये एडल्ट मेल है, ठीक है, ये क्या करते थे, एक राजा के घर पे राजा ने क्या बोला उनको कि ठीक है, ये मैं तुमको एक पर्टिकुलर लैंड दूंगा, इस लैंड में जितना भी कल्टीवेशन होगा वो तुम कर सकते हो, ये कंपलसरी करना ही होगा, ठीक है। मैं आपको लैंड दूंगा, आप आके यहाँ पे काम करो, और यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो राजा को मिलेगा, ठीक है। जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो राजा को मिलेगा। तो ऐसा चलता था रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश के आने से पहले। लेकिन बट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एज वेल एज अदर टैक्सेस बाय मीन्स ऑफ कैश बाय द ब्रिटिश फर्दर impoverished द Assamese सब्जेक्ट while the exploitation by the British increased day by day, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद क्या हुआ, ये जो कंपलसरी सर्विस था इसको ब्रिटिश ने आके बंद कर दिया, बोला कि अब ये नहीं चलेगा, आपको कैश पे ही देना पड़ेगा जितना भी आपको रेवेन्यू देना है। जैसे लैंड रेवेन्यू, माटी के ऊपर जो टैक्स लगता था वो आपको कैश के थ्रू ही देना है, ठीक है। वो सर्विस करके आप नहीं दे सकते, वो आपको कैश पे ही देना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो असमीज लोकल लोग थे उनको बहुत दिक्कत आई उस टाइम पे, ठीक है। और ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन है दिन ब दिन बढ़ता गया, ठीक है। अब देखो, उसके बाद द न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड द मनी इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिएटेड डीप रेसेंटमेंट अमॉन्ग द असमीज कॉमन पीपल, ठीक है। पहले तो क्या होता था,
असमीज जो लोग थे, लोकल लोग थे, उन्होंने क्या करते थे, राजा महाराजा को पाइक सिस्टम्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करते थे। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ये जो सिस्टम था इसको बंद कर दिया था एंड एक नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाया था, जिसके बदौलत आपको कैश पे ही देना है जितना भी आपको टैक्स देना है। ठीक है, दिस मनी इकोनॉमी लीड टू द क्रिएशन ऑफ महाजन्स who thrived on interest in Assam, and the Assamese subject populace was compelled to take out loans on interest from this very class to clear their land revenue to the government। अब देखो, अब तो लोगों को कैश ही देना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज ए टैक्स। ठीक है, अब लोगों के पास कैश कैसे मिलेगा? लोग क्या करेंगे, जो लोकल फार्मर लोग हैं वो क्या करेंगे, ये जो महाजन है उस टाइम के जो रिच पीपल होते थे उसको महाजन बोलते थे, जो लोगों को लोन देता था। तो ये पोर फार्मर जाके महाजन को बोलेगा, ठीक है आप मुझे कुछ कैश दे दो क्योंकि मुझे एज ए टैक्स भी देना है ब्रिटिश को। ठीक है, तो ये महाजन बोलेगा ठीक है आप कैश ले लो, लेकिन इंटरेस्ट जो इसमें आपके बदौलत आपको अगर कोई लोन देता है तो उसके बदौलत आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। ठीक है, ये जो महाजन लोग थे ये एक्सप्लॉइट करते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे लोगों के बीच। ठीक है, एंड द एसएमई सब्जेक्ट पॉपुलेस वाज कंपेल्ड टू टेक आउट लोन, क्योंकि ब्रिटिश को तो टैक्स देना ही है, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये लेगा महाजन से लोन। ठीक है, उसके बाद उसको तो इंटरेस्ट भी देना है महाजन को। तो अगर ये फार्मर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर सके महाजन को, तो महाजन क्या करेगा, ये जो फार्मर का लैंड है ना, एग्रीकल्चरल लैंड, उसको ले लेगा। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हुआ देखो यहाँ पे, दिस क्लास ऑफ महाजन्स वेर द इमिग्रेंट मारवाड़ी एंड द बंगाली बिजनेसमैन। तो इसके वजह से अब जो ये जो फार्मर है ना, इसके पास कोई लैंड भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने तो अब इंटरेस्ट जो चार्ज किया था महाजन ने उसको पेमेंट नहीं कर पाया। इसकी वजह से महाजन ने उसका जो लैंड है वो छीन लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये फार्मर का जो कंडीशन है और भी खराब होता गया। एंड दिस क्लास ऑफ महाजन, उस टाइम के जो फेमस दो महाजन ग्रुप थे, एक थे मारवाड़ी और एक थे बंगाली बिजनेसमैन। तो ये लोग क्या करते थे, ये पीजेंट को लोन पे देते थे। जब पीजेंट लोन रिपे नहीं कर पाता था तो क्या करता था, ये पीजेंट का जो लैंड है वो छीन लेता था, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पाए। ठीक है, On the other hand, the British government did not take any measure for the development of agriculture। ठीक है, तो ब्रिटिश जो सरकार थे उस टाइम में, जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट भी वो लोग ध्यान नहीं देता था। ठीक है, इन हिज एप्लीकेशन टू द मोफत मिल्स, आनंदराम ढेकियाल फुकन मेंशन दैट इन 1851 इन सम ऑफ एरियाज कामरूप एंड दोरोंग, the condition was such that apart from the family valuables, parents were compelled to sell their own children for a handful of grain। देखो, जो फार्मर लोगों का था उसका कंडीशन इतना खराब हो चुका था कि उस टाइम पे 1851 में आनंदराम ढेकियाल फुकन जी ने एक चिट्ठी लिखा था मोफत मिल्स को। ठीक है, उस चिट्ठी में बोला था कि लोगों का हालत या फिर फार्मर का हालत इतना ही खराब है कि ये जो फार्मर है वो अपने चिल्ड्रन को सेल करता था फॉर ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन, फसल के लिए चिल्ड्रन को बेचता था, इतना कंडीशन खराब था। सेम टाइम इन अपर असम कॉलेरा एंड मिजल्स टूक ए एपिडेमिक फॉर्म, और इस टाइम पे ही अपर असम में क्या हुआ था, ये कॉलेरा हुआ था एंड मिजल हुआ था। ठीक है, सच epidemics lead to the annihilation of several villages in Assam in 1839, 47 and 52, जिसकी वजह से असम में एक तो पहले से ही खेती बाड़ी खराब था, उसके बाद जो फार्मर का लैंड था वो छीने गए थे, उसके बाद भी ये जो बीमारी था, कॉलेरा था, मिजल्स था, इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो असम के विलेज थे वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुका था, एनिहिलेशन हो चुका था। दैट मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, खत्म ही हो चुका था। ठीक है, इन 1839, 1847, 1852 इस टाइम के दौरान। उसके बाद देखो, अपार्ट फ्रॉम द मनी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी, सर्टेन अदर फैक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द पैथेटिक कंडीशन ऑफ एसएमई सब्जेक्ट पॉपुलेस। ठीक है, पहली बात तो मनी इकोनॉमी ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि अब जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो कैश के थ्रू ही होगा। और भी कुछ कारण थे जिसकी वजह से जो आसामीज फार्मर थे उसका हालत बहुत खराब हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, इन आसाम टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटोरेशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री ये क्या है एक्चुअली? कॉटेज इंडस्ट्री है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा।
स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, जो छोटे मोटे फैमिली थे या फिर इंडिविजुअल थे, ये लोग चलाते थे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यहाँ पे क्या बनाते थे लोग, देखो जैसे वेविंग करते थे, कपड़ा का वेविंग करते थे, उसके बाद पॉटरी बनाते थे, उसके बाद हाथ से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते थे, उसके बाद आसाम का फेमस सिल्क, एरी, मुगा, पाट का कपड़ा बनाता था। ठीक है, उसके बाद बेम्बू का चीज़ें बनाता था। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन उस टाइम में क्या हुआ था, मैंने आपको पहले ही बोला था, ब्रिटेन में, दैट मीन्स यूके, इंग्लैंड पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से नया नया मशीनें बनना स्टार्ट हो गया था। तो ये जो चीज़ हाथ से बनाता था, अब ये भी चीज़ें ब्रिटिश में मशीन बनाते थे। आपको पता होगा, देखो जनरल नॉलेज की बात है, किसी भी अगर चीज़ हाथ से बनाया जाए तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन वही चीज़ आप अब मशीन से बनाओ तो उसका प्राइस कम होता था। तो ब्रिटिश क्या करते थे, ये जो मशीन से बनाते थे वहाँ पे इंग्लैंड पे, ये चीज़ें आसाम में लाते थे और कम दाम में बेचते थे, जिसकी वजह से ये जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे या फिर छोटे मोटे फैमिली के लोग थे, ये जो सिल्क या फिर बैम्बू का कपड़ा बनाता था या फिर कोई भी हाथ से बनाया हुआ सामान था, तो इसको बिक नहीं पाता था क्योंकि इसका प्राइस भी ज़्यादा था और इसके मुकाबले ब्रिटिश का जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस भी कम था, जिसकी वजह से आसाम का जो कॉटेज इंडस्ट्री था इसको टोटली ख़त्म ही कर दिया था ब्रिटिश ने। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश रूलर हैड टू इम्पोर्ट एजुकेटेड बंगाली पर्सन्स फ्रॉम बंगाल। देखो एक्चुअली जब आसाम में ब्रिटिश ने अपना स्टेप रखा था, ठीक है, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बिल्ड किया था, कहाँ पे ऑफिस होगा, कौन कौन सा दफ्तर होगा, कहाँ पे ये कौन सा काम होगा ब्रिटिश का। ठीक है, यह जब एडमिनिस्ट्रेटिव का सेटअप कर रहे थे, उनका ऑफिस का सेटअप कर रहे थे, तो ब्रिटिश क्या करते थे, बंगाल से बंगाली लोगों को लाते थे। ठीक है, देखो यहाँ पे, एज ए रिजल्ट द ऑफिशियल्स ऑफ द अहोम डायनेस्टी बिगेन टू लूज देयर पोस्ट एंड पोजीशंस very fast, while the newly appointed Bengali Babus gradually began to assert their importance in the administrative setup in Assam. तो ब्रिटिश का जो भी इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, दैट मीन्स जो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस थे, जितना भी बड़े बड़े पोस्ट थे, पोजीशंस थे, सब पोजीशंस में ये बंगाल से लोगों को लाते थे और यहाँ पे अपॉइंटमेंट देता था। ठीक है, इसकी वजह से जो अहोम डायनेस्टीज का जो लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो अपना पोजीशन या फिर पोस्ट जल्दी से खो देते थे क्योंकि अब उनके जगह पे बंगाली लोग काम करने आते थे बंगाल से। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ ब्रिटिश नॉट ओनली डिप्राइव्ड द असमीज एरिस्टोक्रेटिक क्लास बट इज ऑल्सो एलिज्ड टू हैव क्रिएटेड रायोट लाइक सिचुएशंस अंडर द डोमिनेशंस ऑफ द आउटसाइडर। जिसकी वजह से क्या हुआ, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस था आसाम में, वो सब बंगाली लोग ही संभालते थे ब्रिटिश के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिश इंपोर्ट करते थे बंगाली लोगों को। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आसाम के एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, एरिस्टोक्रेटिक दैट मीन्स जो उस टाइम के अहोम डायनेस्टी के किंग थे, किंग के जो फैमिली मेम्बर हो सकते हैं आपका, या फिर कुछ इलाइट पीपल थे उस टाइम पे, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था क्योंकि उनका पोजीशन खो चुका था वो लोग। ठीक है, और इसकी वजह से पूरे आसाम में एक रायट टाइप सिचुएशन हुआ था, बहुत ज़्यादा दंगे हुए थे बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द आउटसाइडर, क्योंकि बाहर से लोग आके ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप संभालते थे। ठीक है, उसके बाद देखो, द असमीज एरिस्टोक्रेटिक ड्यूरिंग द अहोम रूल हैड लेड अ लग्जरियस लाइफ विथ सर्वेंट गैलोर टू कैटर फॉर देयर whims एंड फैंसीज। तो ब्रिटिश आने से पहले क्या होता था सिस्टम, जो आसाम के किंग थे, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, जो नोबल क्लास थे, वो लोग क्या करते थे, सर्वेंट रखते थे और उनका जितना भी काम था ये सर्वेंट लोग करते थे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे ही चुका हूँ, पाइक सिस्टम, तो ये सब कुछ काम जो उनका था वो सर्वेंट लोग ही करते थे। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद क्या किया, ब्रिटिश स्टॉप्ड द स्लेवरी इन असम इन 1843। ये जो सिस्टम था, लोगों को कंपलसरी सर्विस देना या फिर लोगों को नौकर बना के रखना, ये जो सिस्टम था ये ब्रिटिश खत्म कर चुका था 1843 को। ठीक है, एज ए रिजल्ट दिस क्लास सफर्ड फ्रॉम द डर्थ ऑफ लेबर टू वर्क इन देयर ई स्टेट्स एंड फील्ड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था, पहले जो काम नौकर लोग करते थे वो अब एरिस्टोक्रेटिक क्लास को खुद को ही करना पड़ता था। ठीक है, जैसे खुद का फील्ड पे कल्टीवेशन करना, उसके बाद जो कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है खुद करना पड़ता था। दे फील्ड ह्यूमिलिएटेड, उनको शर्म आती थी काम करने में। क्यों? क्योंकि वो लोग एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो नोबल क्लास है,
ठीक है, वो किंग के खानदान है, इसकी वजह से उन लोगों को शर्म आता था। ऑन बीइंग कंपेल्ड टू परफॉर्म मैनुअल लेबर इन देयर ओन फील्ड, अपने ही खेत में काम करना उनको शर्म आता था। एंड अदर वर्क लाइक इट्स स्लेव्स, ठीक है, मतलब वो लोग समझते थे जो काम पहले नौकर लोग करते थे वो काम आप खुद का करना पड़ेगा, इसकी वजह से उनको शर्म आता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाए थे, नाराज था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू eminent historian H.K. Borbozari, several Brahmin Purohit of Upper Assam joined in the revolt of 1857 against the British rule because the government took away the excess of lekhraj and untaxed land which they had been occupying and enjoying since ages. एक्चुअली क्या होता था, देखो, ब्रिटिश जब आया था उसके पहले की बात है ये। जो उस टाइम के किंग थे या फिर जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग क्या करते थे, ब्राह्मण पुरोहित को कुछ लैंड दे देते थे ऐसे ही, और उस लैंड में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट मीन्स लैंड गिफ्ट कर देते थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते थे, पूजा करते थे उस टाइम पे, तो उनको कुछ लैंड गिफ्ट में दे देते थे और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद क्या किया, ये जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने क्या किया, जितने भी अनटैक्स लैंड है या फिर जिसको लखराज बोलते थे उनके खिलाफ टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो देखो, जो ब्राह्मण लोग कोई भी टैक्स नहीं देता था, अब उनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो क्लास ऑफ पीपल थे वो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। ऑब्वियसली जब आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपको टैक्स देना नहीं होता था, क्योंकि उसमें तो वो तो लैंड आपको गिफ्ट में मिला था, लेकिन ब्रिटिश आने के बाद ये जो लैंड है इसका टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से ये जो ब्राह्मण पुरोहित थे अपर असम के वो भी ब्रिटिश के खिलाफ बहुत नाराज था। ठीक है, उसके बाद देखो, East India Company's rule that had already completed 3 decades prior to the revolt of 1857 could not satisfy any section of the common people. ठीक है, तो हम कब की बात कर रहे हैं, 1830 से लेकर 1849 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम में ब्रिटिश जो काम किया था, इसकी वजह से जो एसएमएस लोग थे या फिर नेटिव लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत नाराज था और लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता था ब्रिटिश के जो कोई भी काम किया उन्होंने। ठीक है, द एसएमएस कॉमन पीपल वर नाउ बिगिनिंग टू राइज अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। तब लोगों ने एक बात समझा कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश का जो पॉलिसी है, ब्रिटिश का जो नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, ब्रिटिश का जो टैक्स लगाने की सिस्टम है, जैसे जिसको ब्राह्मण पुरोहित फ्री समझते थे, उसके बाद ब्रिटिश ने जो स्लेवरी सिस्टम का एबोलिश किया। ठीक है, तो ये बहुत सी कारण थी जिसकी वजह से ये जो एसएमईस लोग थे ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो, तो अब आता है 1857 पे। ठीक है, तो अभी तक जो कोई भी हुआ, ब्रिटिश ने जो कोई भी नया पॉलिसी लाया, उसके बाद नया नया सिस्टम लाया, तो इसकी वजह से एसएमएस लोग बहुत ब्रिटिश के खिलाफ नाराज थे। तो उसके बाद स्टार्ट होता है 1857 और इस टाइम पे एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी, आपको पता है। ठीक है, 1857 is a year that needs a special mention in the history of modern India. It was in this year that Indian soldier recruited into the British Army declared mutiny and shook the foundation of the British rule in India. तो इस टाइम में क्या हुआ था, आपको शायद पता है, वो कार्टिज का इशू हुआ था। ठीक है, इसकी वजह से जो इंडियन सोल्जर थे जो ब्रिटिश आर्मी में थे वो ब्रिटिश के खिलाफ रिवोल्ट किया था। ठीक है, जिसकी वजह से ब्रिटिश रूल का जो फाउंडेशन है वो हिला दिया था उन लोगों ने। ठीक है, द इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक सब्सिडरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी एक्सेट्रा लीड टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मैनी इंडियन किंगडम इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। तो एक्चुअली 1857 से पहले ब्रिटिश कुछ रूल लाए थे जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ये रूल कौन लाया था, ये रूल लाया था लॉर्ड वेलेस्ली। देखो, ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता था, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ब्रिटिश के टाइम में मान लो ये एक किंगडम था और ये एक किंगडम था, दोनों नेबर थे। ठीक है, यहाँ पे एक किंग था और यहाँ पे एक किंग था। तो ब्रिटिश क्या करते थे, देखो पहले के ज़माने में दो किंगडम के बीच में हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या करते थे, इस राजा को जाके बोलेगा कि आपके जो नेबर है, ये किंग है, ये आपको अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये तो घबरा जाता था और ब्रिटिश को बोलता था आप हमको हेल्प कर दो। तो ब्रिटिश क्या बोलते थे, ठीक है मैं आपको एक आर्मी का टुकड़ा दे दूंगा, आपके जो आर्मी आपके जो एरिया है उस पर रहेंगे और इसके बदले में आप
इस आर्मी को या फिर ब्रिटिश सरकार को कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो किंग ने बोला ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने आर्मी भेजा अपना, ठीक है, और आर्मी के बदौलत कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ओवर द टाइम ये जो किंग था, ये जो पैसा देना था ब्रिटिश को, ये चुका नहीं पाया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने बोला कि देखो आप तो पैसे भी नहीं दे रहे हो, और हमारे जो आर्मी है वो तो आपके अंदर, आपके स्टेट के अंदर है, तो आप एक काम करो, आपका जो लैंड है जो या फिर आपका जो स्टेट है वो ब्रिटिश छीन लेगा, क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो किंगडम है वो ब्रिटिश ले लेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश क्या करते थे, बहुत ज़्यादा किंगडम को एनेक्स कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब क्या है, अगर किसी भी राजा हो, किसी भी राजा का सन नहीं होता था, अगर किसी राजा का सन नहीं है तो ये जो किंगडम है ये डायरेक्टली ब्रिटिश के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर राजा ने किसी भी एक सन को अडॉप्ट कर लिया वो नहीं चलेगा, राजा का खुद का बेटा होना चाहिए, नहीं तो ये जो किंगडम है वो ब्रिटिश के खिलाफ ब्रिटिश के पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिसी लाए थे जिसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया था, और इवेंचुअली इसके वजह से एक रिवॉल्ट हुआ था 1857 को, ठीक है। उस पर इंडियन किंगडम भी पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि उनके खिलाफ ये जो रूल लाए थे ये एक तरफा से एक्सप्लॉयटेशन ही था, ठीक है। द deprived ruler of this kingdom and their supporter gave full support to the mutiny of the Indian soldier। तो ये जो किंगडम के जो किंग थे, उन्होंने ये जो इंडियन सोल्जर ने म्यूटिनी स्टार्ट किया था, एक रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश के खिलाफ, उनको फुल सपोर्ट दिए थे, विच ब्रोक आउट ऑन 10th May 1857 इन प्रोटेस्ट ऑफ देयर वेरियस मेजरीज एंड स्ट्रेंथन द रिवॉल्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब 10 मई को स्टार्ट हुआ एक रिवॉल्ट, तो उस पर बहुत से किंगडम के राजा ने सपोर्ट दिया था सोल्जर को, ठीक है। मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर II, नाना साहेब ऑफ कानपुर, मराठा लीडर तांतिया टोप एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी लीड द रिवॉल्ट। ये कुछ फेमस नाम है जिन लोगों ने ये रिवॉल्ट को लीड किया था, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 gave a golden opportunity to the elite class of Assam to throw off the yoke of the British rule and re-establish the Ahom monarchy, ठीक है। जब आसाम के लोगों ने देखा कि देखो एक तरफ से ब्रिटिश क्या करते थे, अत्याचार करते थे, नए नए ग्रैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाते थे, नए नए रूल्स लाते थे, कानून लाते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोकल आसामीज लोग थे वो ब्रिटिश के खिलाफ बहुत ही नाराज़ था, और उन लोगों को लगा ये जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था यही एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ब्रिटिश को यहाँ से हटाने के लिए, ठीक है। और जो अहोम डायनास्टीज के किंग थे उसको फिर से राजा बनाया जाए और पूरा आसाम उसके कंट्रोल में रहे। तो ये जो इलाइट क्लास थे आसाम के, उनको एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिला कि हम एक काम करते हैं, ये जो इंडिया पे स्टार्ट हुआ है 1857, इसको हम आसाम में भी लीड करते हैं, ताकि ये जो ब्रिटिश था ये आसाम से हट जाए, ठीक है। When the revolt broke out in North India, there were 2 British Army regiment posted in Assam। देखो ये जो रिवॉल्ट हुआ था, ये रिवॉल्ट एक्चुअली जो सोल्जर थे उन्होंने लीड किया था, ठीक है। जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर थे उन लोगों ने लीड किया था। तो आसाम में भी 2 रेजिमेंट के आर्मी रहते थे, एक था द फर्स्ट आसाम लाइट इन्फेंट्री इन डिब्रूगढ़ एंड द सेकेंड आसाम लाइट इन्फेंट्री इन गुवाहाटी, ठीक है। ब्रिटिश का आर्मी का 2 टुकड़ा आसाम में था। दो एट फर्स्ट the sepoy of both of this regiment were indifferent, the news of the sepoy mutiny in Bihar resulted in some amount of dissatisfaction spreading among the Dibrugarh Guwahati regime। देखो तो पूरे इंडिया पे जो सोल्जर लोग थे वो ये रिवॉल्ट लीड कर रहे थे, तो आसाम के ये जो रेजिमेंट था 2, उन्होंने भी सोचा कि देखो या ब्रिटिश के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी एक अनहैप्पीनेस था, डिससेटिस्फेक्शन था, तो ये लोग भी क्या करने लगे, ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो ब्रिटिश ने सक्सेसफुल होने नहीं दिया और ब्रिटिश ने बहुत जल्दी इसको सप्रेस कर दिया था रिवॉल्ट को, लेकिन ये पहली बार था जो आसाम के लोगों ने समझा कि ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रिटिश हमें एक्सप्लॉयट करता है, ठीक है। आई थिंक ये यही तक था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था इसको आसाम में कौन लीड किया था, ठीक है, आसाम में क्या क्या चेंजेस आए थे इसकी वजह से, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।